हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 19 अगस्त के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, सिविल और क्रिमिनल केसेस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2 बार इंटरवीन किया है जब हाई कोर्ट्स ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अलाउ की थी उन केसेस में जो असल में सिविल नेचर के थे। सोच के देखिए, अगर सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल केस बना दिया जाए तो क्या होगा। सिस्टम का मिसयूज हो सकता है और जस्टिस डिलेड हो सकता है। तो पहले अभी समझते हैं कि सिविल और क्रिमिनल लॉ का बेसिक फर्क क्या है। सिविल लॉ अगर कहे तो जब 2 प्राइवेट लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच डिस्प्यूट होता है, जैसे प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट या डिवोर्स मैटर, तो वो सिविल केस होता है। इसका मकसद होता है रेमेडी देना, जैसे कॉम्पेंसेशन या किसी काम को करने से रोकना, जिसको हम लोग इंजंक्शन भी बोलते हैं। फिर दूसरा होता है आपका क्रिमिनल लॉ। जब किसी काम से सोसाइटी या स्टेट को नुकसान होता है, जैसे चोरी, असॉल्ट या मर्डर, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल तक नहीं रहता, सोसाइटी के लिए पूरा हार्मफुल बन जाता है, तब कोई केस क्रिमिनल केस कहलाता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है पनिशमेंट देना, जैसे जेल, फाइन या कुछ सीरियस केसेस में डेथ पेनल्टी भी। और क्रिमिनल केसेस में स्टेट प्रोसिक्यूटर केस चलाता है, नॉट अ प्राइवेट पर्सन। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए ये टॉपिक का रेलेवेंस काफ़ी क्लियर है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस में इस तरह के डिस्टिंक्शंस और केस लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक देखते हैं, इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी और अनूप बरनवाल जजमेंट। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने ईसीआई पर सीरियस चार्जेस लगाए। उनका कहना था कि वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन जो हो रहा है स्पेशली बिहार में थ्रू स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उन्होंने अपनी वोटर अधिकार यात्रा में कहा कि डुप्लीकेट एंट्रीज और गलत एड्रेसेस भर दिए गए हैं, लेकिन ईसीआई ने इन सब एलिगेशंस को बेसलेस और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोला है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट जजमेंट याद रखना चाहिए, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। न्यूज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हालांकि इस तरह का जजमेंट्स या इस तरह का रेगुलेशंस हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीईसी और ईसी इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो होता है एक 3 मेंबर कमेटी करेगी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन। ये स्टेप इसलिए था ताकि एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस कम हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस बनी रहे। लेकिन दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट ने एक नया लॉ पास किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। इसमें जुडिशियरी का रोल हटा दिया गया। अब सिलेक्शन कैसे होता है, एक सर्च कमेटी होता है जिसमें लॉ मिनिस्टर और 2 सेक्रेटरीज होता है। फिर जाता है बात सिलेक्शन कमेटी पर, जो जहां होता है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब एग्जीक्यूटिव का ही फिर प्रीपोंडेरेंस है, इसमें भी जुडिशियरी आउट है इसमें। इस पर बहुत एक्सपर्ट्स कंसर्न जाता रहे हैं, बिकॉज अगर इलेक्शन कमीशन एग्जीक्यूटिव के अंदर हो जाए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का क्या होगा। साउथ अफ्रीका का मॉडल यहाँ रेलेवेंट है। उनका इलेक्शन कमीशन एग्जीक्यूटिव से अलग है और उनका डेमोक्रेटिक इंडेक्स भी स्ट्रांग है। इसी टॉपिक पर प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब बात करते हैं एक और ग्लोबल डेवलपमेंट की, अलास्का समिट का फेलियर और इसका भारत पर इम्पैक्ट। ये एक हाई लेवल मीटिंग थी बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन। उम्मीद थी कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में कुछ सीज फायर या टेंशन रिडक्शन होगा, लेकिन आउटकम कुछ भी नहीं निकला। ट्रंप ने काफ़ी कंसेशंस दिए, बट कुछ रिटर्न में नहीं मिला उनको। इंडिया के लिए इम्प्लीकेशंस अभी क्या है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में देखें तो रशिया से 35 to 40% ऑयल आता है। अगर टेंशन्स बढ़ गया तो ऑयल प्राइसेस और हाई हो सकता है। इकोनॉमिक प्रेशर अगर देखा जाए तो यूएस ने रशिया से इंपोर्ट पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है। इसका असर इंडिया पर भी अभी पड़ रहा है। डिप्लोमेटिक प्रेशर अगर देखा जाए तो यूएस और वेस्ट चाहता है कि इंडिया रशिया से थोड़ा दूर हो, लेकिन रशिया हमारा स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो बैलेंसिंग एक्ट मुश्किल अभी हो गया है। इस टॉपिक पर एक प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। चलिए अब आखिरी टॉपिक देखते हैं आज का, असम डिफेंस कॉरिडोर। डिफेंस कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, एक स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया जहां डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाले इंडस्ट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स और टेस्टिंग लैब्स होते हैं, जिससे हम इम्पोर्टेंट काम करें और सेल्फ रिलायंट बन सके।
अभी 2 फंक्शनल कॉरिडोर है, एक हो गया तमिलनाडु में और एक हो गया यूपी में। अब सेंटर असम में एक और डिफेंस कॉरिडोर क्रिएट करने की प्लानिंग में है। इसका सिग्निफिकेंस आप लोग अभी जान सकते हो कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, नॉर्थ ईस्ट वल्नरेबल है, 1962 वार जैसा क्राइसिस अगर फिर से हो गया तो ये एरिया काफ़ी क्रूशियल बनता है। तो अगर इस तरह का एक कॉरिडोर हो, डिफेंस कॉरिडोर यहाँ, तो डेफिनेटली इट विल बी गुड फॉर द नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली इकोनॉमिक ग्रोथ, डिफेंस प्रोडक्शन से डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों ग्रो करेंगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी इसका इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि असम साउथ ईस्ट एशिया के गेटवे के रूप में काम करेगा। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगे। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। तो एस्पिरेंट्स, ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।